बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं ये लेक्चर देने जा रहा हूँ ये दुनिया कानून में रोज़मर्रा के मामलात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला कानून है, जिसके बारे में कानून के बारे में कि कानून क्या है और कहाँ है, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मोर देन 50% वकला को भी नहीं पता। उसकी वजह वो कस्टम यूजेजेस हैं जो हर तबका में और हर फील्ड में होते हैं। स्पुर्दारी, स्पुर्द से लफ्ज़ निकला, हवाले कर देना, स्पुर्दारी। रूटीन में दरख्वास्त लिखी जाती है कि दरख्वास्त बराए दिए जाने स्पुर्दारी, और किसी कानून और किसी प्रोसीजर का नहीं पता होता, साइलीन को नहीं पता होता, जिसका खमियाजा कुछ दरख्वास्तों में जो रूटीन से हट के होती हैं वो साइल को भी भुगतना पड़ता है और वकील साहब को भी भुगतना पड़ता है, और जज साहब कानून के हाथों बिल्कुल हेल्पलेसनेस कंडीशन में होते हैं कि अब इसमें क्या किया जाए। मैं आज आपको स्पुर्दारी के मुकम्मल कवानीन के बारे में लेक्चर देने जा रहा हूँ वकला भाइयों के लिए कि स्पुर्दारी के कवानीन 516A स्पुर्दारी का लफ्ज़ नहीं है कानून में, ये हमारा पैदा किया हुआ लफ्ज़ है और ये इतनी रवानी से ये लफ्ज़ बोला जाता है कि वो कानून का दर्जा रख चुका हुआ है। ये चैप्टर नंबर 43 जो है ये डील करता है इसको विद द कैप्शन ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन है 516A से ऑनवर्ड। पास है मजिस्ट्रेट को या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को कि वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी को असल मालिक या जिसके पास वो आखिर में थी उसको स्पुर्दारी पर दे सकता है, चीज़ किस तनाज़र में पकड़ी गई हो, किसी जुर्म से रिलेटेड हो, आसान अल्फाज में कि उसके बारे में FIR दर्ज हो। तो आप 516 के तहत बतौर मालिक या बतौर लास्ट पोजेसर या बतौर इंटाइटल्ड पर्सन उस मुतलका अदालत को दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये फ़लाँ जुर्म में ये चीज़ मेरी इस्तेमाल हुई या मेरी चोरी शुदा चीज़ पकड़ी गई, ये मुझे स्पुर्दारी पर दी जाए। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो रिपोर्ट तलब करते हैं मुतलका थाना से, और मुतलका थाना से रिपोर्ट तलब करने के बाद अगर तो वो आर्टिकल तफ्तीश के लिए मज़ीद दरकार नहीं है और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि अगर ये एज इट इज़ थाने में या माल खाने में पड़ी रहेगी तो ये ख़राब होने का अंदेशा है, इसकी वैल्यू कम हो सकती है, तो वो आपको वो चीज़, वो आर्टिकल, वो गाड़ी, कुछ भी है, वो आपको स्पुर्दारी पर दिया जा सकता है। अब यहाँ पे इन कवानीन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मजिस्ट्रेट आपसे श्योरिटी बॉन्ड तलब करेगा या फाजल अदालत आपसे श्योरिटी बॉन्ड तलब करेगी, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है कि ऑर्डर पास करेगी जो उसको मुनासिब लगेगा। अब अगर एक शय स्पुर्दारी पर दी जाती है असल मालिक को, लास्ट पोजेसर को या इंटाइटलमेंट रखने वाले को, तो मजिस्ट्रेट ने ये सेटिस्फेक्शन रखनी है कि क्योंकि ये इस मुकदमा में ये माल मुकदमा है, तो अगर ये दौराने ट्रायल माल मुकदमा शहादत में पेश होना है तो मुझे ये तसल्ली करवाई जाए कि आप इस माल मुकदमे को अदालत जब तलब करेगी अदालत में पेश करेंगे। उस तसल्ली के लिए फिर जो अदालत है वो आपसे श्योरिटी बॉन्ड जमानतनामा मांगती है कि जब अदालत आपको तलब करेगी
इस माल मुकदमे को पेश करने के लिए, तो आप ये माल मुकदमा लेकर पेश होंगे। अगर आप नहीं पेश होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये ज़मानतनामा, ये ज़ामन, ये श्योरिटी इसका ज़िम्मेदार होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बहस चली जिसको जवाब दिया मैंने, मेरे एसोसिएट्स ने ही बहस की छोटी सी, कि जी माल मुकदमा या कोई स्टोलन आर्टिकल जो स्पुर्दारी पर लिया जाना मकसूद है, वो तो मुद्दई मुकदमा या ग्रीव्ड पर्सन ही लेता है, तो अगर वो पेश नहीं करेगा तो नुकसान उसका होगा। इसमें एक चीज अपने जहन में क्लियर कर ले। पहली बात, लाजमी नहीं है कि वो उस मुकदमे का ग्रीव्ड हो, ये लाजमी नहीं है। 302 है, किराए की गाड़ी लेकर बंदा जा रहा है, फायरिंग होती है, वो बंदा मर जाता है उसके अंदर, वो किराएदार है, वो किराए पर गाड़ी लेकर गया है। अब गाड़ी लेने के लिए आ रहा है असल मालिक कि जनाब मुझसे ये किराए पर लेकर गया था और ये वकूआ हो गया, मैं इस गाड़ी का मालिक हूं, मुझे स्पुर्दारी पर दी जाए। पहला जवाब तो ये। दूसरा जवाब कि ये माफियो ज़मीर में बात रखें बतौर कानूनदान कि जब मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो जाता है और तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है, चलान मुरतब हो जाता है और चलान मुरतब होने के बाद कोर्ट में बराए तजवीज़, बराए ट्रायल आ जाता है, तो उस केस का मालिक सरकार है, उस केस का मालिक प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उस केस का मालिक वो मुद्दई नहीं है। कानून कहता है कि मुद्दई सिर्फ उसको असिस्ट करेगा। इसलिए ये जहन में ना रखें कि अगर कोई फाजल अदालत कहती है कि इसका श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दो तो फिर तुम्हें स्पुर्दारी पर दे दी जाए ये चीज़, कोई भी चीज़ है, तो इसका कतन ये मतलब ना लीजिएगा कि ये ज़्यादती हो रही है, श्योरिटी बॉन्ड मांगा जा रहा है। श्योरिटी बॉन्ड इस सेटिस्फेक्शन के लिए मांगा जा रहा है जो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद एक आम फहम है, जब अदालत फैसला कर देती है तो जो असल मालिक होता है उसको वो चीज़ वापस मिल जाती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर होता है कि नाजायज़ तौर पर कब्जा कर लिया, जाली कागजात बनाए और उसके बाद नाजायज़ कब्जा कर लिया, मुझे बेदखल कर दिया। कोई ऐसा ऑफेंस किया कि जिसकी आड़ में मुझे गैर मनकूला इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया। 448 है, कब्जा कर लिया गया प्रॉपर्टी का, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। 420, 468, 471 भी लग सकता है, 419 भी लग सकता है, इवन 406 लग सकता है। कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जिसके बाद उसने उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। अब जर्नल कंसेप्शन ये है कि क्रिमिनल कोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस करने की सजा दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। तो भाई मेरे 522 जवाद फे ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, वो आप पढ़ें। उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा जुर्म किया गया है जिसमें कोई शख्स अपनी गैर मनकूला जायदाद से बेदखल कर दिया गया है और वो मुकदमा चलता है, उसकी तजवीज़ होती है, उसका ट्रायल मुकम्मल होता है और मुकम्मल होने के बाद उसको सज़ा हो जाती है मुल्ज़म को, तो अदालत तजवीज़, ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट दोनों के पास इख्तियार है कि वो अगर कब्ज़ा मुल्ज़म के पास था तो मुल्ज़म से वापस लेके असल मालिक को दे जो अग्रीव्ड था, और अगर वो किसी और के पास कब्ज़े में है तो उससे भी वापस लेके तो अग्रीव्ड को जो असल मालिक है उसको दे। ये भी इख्तियारात अदालत के पास है, लेकिन बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल नहीं होता।
इसका इस्तेमाल आपने करना है। अगर आपका मुकदमा मुकम्मल हो जाता है, आप मुद्दई मुकदमा हो, आपको आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है, तो आप अदालत तजवीज़ से जब आप कंक्लूड कर रहे हों अपनी बहस को, तो ये भी इस्तदा करें कि इस जजमेंट को पास करते वक्त आप मुझे इसका कब्ज़ा भी दिलवाएं। और अगर मामला अदालत अपील में चला गया है तो आप अदालत अपील को भी ये कह सकते हैं कि जनाब इसका कब्ज़ा मुझे वापस दिलवाया जाए। अगर आप नहीं कह सकते तो आप 1 माह के अंदर अंदर बजरिया दरखास्त कह सकते हैं फैसला होने के, कि जनाब आपने ये फैसला सुना दिया लेकिन इसमें मेरा कब्ज़ा रिस्टोर नहीं हुआ, क्योंकि जब ये ऑफेंस हुआ तब कब्ज़ा मेरे पास था। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि कब्ज़ा मुझे मिले, तो वो कब्ज़ा आपको मिलेगा। ये भी इसी चैप्टर में मौजूद है मामलात, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जो चैप्टर 43 है। इसी तरह जो 522A को इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है, मनकूला है, तो भी यही कानून जो है वो लागू होगा। अब आ गया, आप लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि जनाब ये तो बता दिया कि अगर मुकदमे में इन्वॉल्व कोई प्रॉपर्टी है तो उसका तो आपने बता दिया, अब एक प्रॉपर्टी मुकदमे में इन्वॉल्व ही नहीं है, उसकी बाबत कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ, पुलिस वैसे पकड़ के ले गई है, उसको हम वापस कैसे ले? तो भाई अगर 51 या 550 के तहत कि जिसमें पुलिस को कोई सस्पिशन है वो प्रॉपर्टी पकड़ी जाती है, तो 523 ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आप वहां पे ये बयान करेंगे कि ये मुझे तंग करने के लिए मेरी मलकीती प्रॉपर्टी को सीज किया गया। मोबाइल था, सस्पेक्टेड है जी, चोरी शुदा ना हो, पुलिस ने पकड़ लिया, पूरा प्रोसीजर किया। प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है पुलिस ने? एक पुलिस ऑफिसर ने सस्पेक्ट शो करते हुए गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, मोबाइल, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसने सीज कर ली, वो फौरी तौर पर अपने उस ऑफिसर को बताएगा जिसके पास ये इख्तियारात हैं। सादा अल्फाज में बता रहा हूं, वो पुलिस ऑफिसर फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट को बताएगा, मुतलका मजिस्ट्रेट को। और अगर कोई बंदा आ जाता है तो फिर वो जाके बताएगा कि जनाब ये मुझे तंग करने के लिए या मामलात हैं, ये सारा कुछ किया है, ये मुझे तंग किया गया, इस वजह से इन्होंने प्रॉपर्टी ली है, ये मेरा मलकीती सबूत है, ये मैं मालिक हूँ, कोई सस्पिशन नहीं, ना इसके बारे में इनके पास कोई रिपोर्टिंग है, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन इन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो ये रिलीज़ की जाए। तो फिर 523 के तहत अदालत वो प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज़ कर देगी।